हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th का चैप्टर संविधान निर्माण। और पहले हमने उसकी संविधान क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने संविधान के काम पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि भारत का जो संविधान निर्माण है उसमें क्या क्या प्रॉब्लमें आई थी। जिस तरीके हमने पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था उसमें तो 2 साल उनको डिस्कशन करनी पड़ी थी। लेकिन हमारे देश के जो राष्ट्रीय नेता थे, जब हमारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, हमने संविधान उसी टाइम 1928 से 28 तक बन गया था हमारा संविधान। और हमने 20-22 साल इसके ऊपर चिंतन किया, सोचा, वाद विवाद हुए। उसके बाद हमने मतलब दूसरे देशों के संविधानों में से भी कुछ जो अच्छे पॉइंट्स थे वो लिए हैं। और हमने ऐसे नहीं है कि हमने दूसरे संविधानों की नकल की है, हमने वो पॉइंट्स या मूल्य दूसरे संविधानों में से लिए हैं जो हमारे देश के लिए क्या थे, सूटेबल थे। और हम अब संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन संविधान सभा का मेंबर था। तो कल मैंने बारदोली जो 10th का चैप्टर था उसमें भी ये आया था। ये हम पहले पढ़ते हैं वल्लभ भाई झाबर भाई पटेल। वल्लभ भाई झाबर भाई पटेल जो हमारी संविधान सभा के मेंबर होंगे और बाद में वो क्या बने वो भी हम पढ़ते हैं इसमें। 1875 से में जन्म हुआ होगा और 1950 तक वो जिंदा रहे होंगे। जन्म गुजरात में हुआ था उनका। वल्लभ भाई पटेल भी कह देते हैं हम सिंपली ने। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। जब हमारे देश की पहली सरकार बनी आजाद होने के बाद, उसमें अंतरिम सरकार में क्या थे, जो गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। एक वहां पे हुआ था गुजरात में एक वो सत्याग्रह हुआ था, उसके नेता थे ये, जिसको बारदोली किसान सत्याग्रह कहते हैं। और इनको उस सत्याग्रह में सफलता मिली थी। वकील थे और बारदोली किसान सत्याग्रह का इन्होंने सफल नेतृत्व किया था। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका। जो जाते हुए अंग्रेज क्या कह गए थे, जो रियासतों के राजे थे, कि तुम्हारी इच्छा है कि भारत में आपने वो होना, सम्मिलित होना है, जहाँ अलग रहना है। तो इन्होंने सभी रियासतों के राजाओं को इस बात के लिए मनवाया था कि वो भारत के अंदर अपना विलय कर लें। बाद में उप प्रधानमंत्री भी वल्लभ भाई पटेल बने थे हमारे देश के। आगे पढ़ते हैं कौन से हैं। एक ये होंगे संविधान सभा के मेंबर होंगे, ये है सरोजनी नायडू जी। इनका भी हमारे संविधान बनाने में वो है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन्होंने भी। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश में इनका 1879 में बर्थ हुआ होगा और 1949 में डेथ हुई होगी। कवित्री थी ये सरोजनी नायडू जी। क्या थी, उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कवित्री थी, कविताएं लिखती थी, लेखिका थी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। मतलब जो कांग्रेस में महिला नेता थी उनमें इनका पहले नाम आता था। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी सरोजनी नायडू जी रही थी। आगे पढ़ते हैं कौन सा मेंबर है। आप पढ़ते हैं अब्दुल कलाम आजाद कौन थे। इनका 1888 में 1888 में जन्म हुआ और 1998 में डेथ हुई होगी। जन्म सऊदी अरब में हुआ था। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में। शिक्षाविद थे, लेखक थे और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। शिक्षाविद मतलब शिक्षा के बारे में नई नई खोजें करते थे। लेखक थे, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे, अरबी भाषा भी जानते थे। अब्दुल कलाम जी कांग्रेसी नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जो गांधी जी और बाकी नेहरू जी हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उनमें उसमें भी इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। मुस्लिम अलगाववाद राजनीति के विरोधी थे। मुस्लिम जो मुस्लिम लोग
वो कर रहे थे, हिंदुओं और उनको अलग करने वाला एटीट्यूड रख रहे थे, ये वैसी राजनीति नहीं करते थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जो हमारी पहली सरकार बनी थी, उसमें शिक्षा मंत्री बने थे अब्दुल कलाम आजाद। फिर आगे पढ़ते, आगे कौन है, टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से हमारी संविधान सभा के मेंबर होंगे। जन्म इनका तमिलनाडु में हुआ था 1899 में, और 1974 में डेथ हुई होगी। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी मीन उद्योगपति वगैरह होंगे, और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री, यानी कि हमारे पहले वित्त मंत्री बने होंगे टीटी कृष्णामाचारी। और ये हमारे, इन्होंने भी संविधान सभा के मेंबर होंगे, इसलिए इसमें दिया जा रहा है। और राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से लेकर 1963 तक इनकी जिंदगी चली। जन्म बिहार में हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और आगे हम पढ़ते हैं, अगर बाद में कोई संविधान सभा का मेंबर आएगा उनके बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले अब हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। जब हमने मतलब सब कुछ डिसाइड कर, पहले हमारा जो संविधान है तैयार हो चुका था, क्या क्या उसमें शामिल होना है, सब कुछ डिस्कस हो चुका था। तो फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि उसमें जो निर्माण करने में भारत के संविधान का, उसमें कौन कौन से लोग थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियां मिलेंगी। हमने 4-5 लोगों के बारे में तो पढ़ ही लिया, वल्लभ भाई पटेल के लिए, अब्दुल कलाम आजाद के लिए, टीटी माचारी के लिए और राजेंद्र प्रसाद के लिए। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। सारे बच्चे इसको नोट कर लो। क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा किसे कहते हैं, तो उसमें क्या कहोगे, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा। चुने गए जनप्रतिनिधियों मतलब जनता द्वारा चुने गए वो लोग जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। मतलब कि हमारा संविधान वैसे तो तैयार हो गया था कच्चे रूप में तो, लेकिन अच्छी तरीके से उसको असेंबल करने के लिए 1946 में वो लोग चुने गए थे जिन्होंने संविधान सभा के मेंबर होके संविधान के बारे में सोचना था। और भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। ये जैसे संविधान सभा क्या है, कब हमारे संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946 में, ये नोट करते जाओ आप लोग। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। मतलब कि चुनाव हो गए थे जुलाई 1946 में संविधान सभा के मेंबरों के, लेकिन और इसकी जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश को 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। मतलब इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। मतलब कि हमारी इसकी जो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी, ये चुनी कब हुई थी, जुलाई 1946 में। और इसके बाद 2 हिस्सों में बट गया हमारा देश, पाकिस्तान और भारत के बीच में संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई। ये एक नई चीज है, हमें पता चला कि संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा।
जब हम कहते हैं, बात करते हैं, तो हमारे देश की संविधान सभा की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब हमारा देश 1947 में वो हुआ है आजाद। लेकिन ये देखो कि 1946 में जब संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें ही संविधान सभाएं भी दो थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भारत का संविधान बनाने के लिए अलग संविधान सभा थी और पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए अलग संविधान सभाएं थी। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, संविधान सभा एक भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, यानी कि 299। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम कर लिया था। हमें याद रखना, हमारी संविधान सभा में इसकी जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। फिर उसके बाद 2 संविधान सभाएं हुई थी, भारत और पाकिस्तान के अलग अलग संविधान सभा। हमारी संविधान सभा जो भारत का संविधान लिखने वाली थी, उसमें 299 मुझे, और जहाँ ये कह लो 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। हमारी जो संविधान सभा बनी, जिसके 299 सदस्य थे, उन्होंने 26 नवंबर 1949 तक अपना सारा लिखने का काम कर लिया था संविधान को। और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि बनने के 2 महीने बाद हमारा संविधान नवंबर हो गया, दिसंबर जनवरी में ये लागू हो गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन की याद में ही हम 26 जनवरी बनाते हैं। 26 जनवरी का जो गणतंत्रता दिवस है, वो उसी की याद में बनाया जाता है। अब जयपाल सिंह, ये भी हमारी संविधान सभा के मेंबर थे। एक बार इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये 1903 से लेकर 1970 तक जीवित रहे थे। जन्म इनका झारखंड में हुआ था। जयपाल सिंह का जन्म झारखंड में। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। शिक्षा के बारे में कुछ लिखते होंगे, या शिक्षा के बारे में विचार लिखते होंगे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। भारत की हॉकी टीम का जो पहला कप्तान था, उसने भी हमारी संविधान सभा में काम किया था। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। आदिवासियों की जो महासभा थी, उसके संस्थापक अध्यक्ष थे, मतलब इन्होंने बनाई होगी वो। बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक, बाद में जो झारखंड में पार्टी बनी होगी, वही उसके संस्थापक थे। हमने पढ़ लिया कि हमारी संविधान सभा कब बनी थी। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई। फिर उसके हमारी देश के 2 टुकड़े हुए, तो एक संविधान सभा भारत की थी, एक पाकिस्तान की थी। हमारी भारतीय संविधान सभा में 299 मेंबर थे, और इन लोगों ने सभी ने मिलकर 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का काम पूरा कर लिया था। और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, उसी दिन की याद में हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे पढ़ते हैं। हमने जयपाल सिंह के बारे में पढ़ लिया, जो कि झारखंड के थे। आगे पढ़ते हैं किसी अगले सदस्य के बारे में। H.C. मुखर्जी ये 1887 से लेके 1956 तक रहे, मतलब इनका जिंदगी चली। जन्म बंगाल में हुआ था इनका। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे हमारी H.C. मुखर्जी कौन थे? बंगाल से बिलोंग करते थे, लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे। मेरे ख्याल से सारे जो शिक्षा के बारे में सोचने वाले लोग थे,
पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे, उनको ही संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे, कांग्रेसी नेता थे, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ बंगाल विधानसभा के सदस्य थे, बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने। एच.सी. मुखर्जी क्या थे, बंगाल से बिलोंग करते थे, संविधान के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद भी थे, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और संविधान सभा के बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने। अब हमारा संविधान 26 जनवरी को मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं हर साल। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? मतलब ये सभा जिसमें 299 मेंबर्स थे, इन लोगों ने 50 साल पहले संविधान बनाया था, लेकिन हम उसको बहुत मतलब हमारा देश का सर्वोच्च संविधान है, ये 50 साल पहले बना था और कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। अगर कोई अवहेलना करता है तो उसको क्या मिलता है? दंड मिलता है, जहाँ कोई ना कोई पनिशमेंट जरूर मिलती है। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है। मतलब हमने पहले भी जिक्र किया है कि संविधान है जो हमारे देश का, वो सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। क्या है? अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। मतलब इतने 299 पीपल्स का इकट्ठे होना, लोगों का इकट्ठा होना और जो वो विचार व्यक्त करना, और उसके ऊपर इतने लोगों की आज 4 व्यक्ति बैठ जाए तो वो सहमति बनानी मुश्किल हो जाती है, लेकिन 299 लोगों का इकट्ठे होना और फिर विचार व्यक्त करना, और फिर हमारा संविधान भी कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा संविधान है, फिर उसके ऊपर सहमति सारे इनकी तकरीबन 300 के आसपास लोग हैं, सबकी सहमति भी बन जाना। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। हमारा संविधान कितना पुराना है? 1950, अब तो 70 साल हो गए, अब 70 ईयर्स हो चुके हैं हमारे संविधान लिखे हुए, लेकिन हमने इसको बिल्कुल दोबारा नहीं लिखने की जरूरत पड़ी, और अगर कुछ ऐड करना होता है तो हम कुछ नया ऐड कर देते हैं, लेकिन कुछ दुनिया के और वो है संविधान है यहाँ पर कई देशों को अपने संविधान दोबारा भी लिखने पड़े हैं। क्यों लिखने पड़े हैं दोबारा? क्योंकि वहाँ के जो सामाजिक समूह और राजनीतिक दल थे उनके पुराने संविधान के बारे में सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है। मतलब कई देशों को दोबारा संविधान लिखने पड़े। हमारे 70 साल हो गए, अभी तक हमने कुछ वैसे ज्यों का त्यों चल रहा है, थोड़ा हम परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंज कर देते हैं थोड़ी बहुत, जहाँ कोई नया चीज नया कानून ऐड कर देते हैं। और कई देशों के अंदर तो ये संविधान द्वारा लिखा गया क्योंकि वहाँ के सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों की उस संविधान के बारे में सहमति नहीं बन पाई। और कई देशों में तो संविधान को बस कागज का टुकड़ा माना जाता है, जब किताब मानी जाती है दस्तावेजों की। बस हमारे देश में तो देश को चलाने वाला ही हमारा संविधान है, लेकिन बाकी देशों में संविधान को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया जितना हमारे देश के अंदर प्राथमिकता, क्योंकि देश को चलाने वाला ही हमारा संविधान है और कई देशों में इसको कागज का टुकड़ा माना जाता है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। कई देशों में जो संविधान होता है, संविधान बन गया, वो कानून है, सर्वोच्च कानून होता है, जैसे हमारे देश का सर्वोच्च कानून है और हम उसी के अनुसार चलते हैं। अगर कोई उसके विरुद्ध जाता है तो उसको सजा मिलती है, लेकिन कई देशों में तो ये एक वो दस्तावेज है और उसके अनुसार कोई वो नहीं करता, चलता नहीं है, आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पर हमारे संविधान का अनुभव बिल्कुल अलग है। पहली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। जाए हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है।
पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। मतलब पिछली जो हमारी आधी सदी है उसमें कुछ लोगों ने हमारे संविधान बनने के बाद कुछ सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ हिस्सों या प्रावधानों पर सवाल उठाए थे, लेकिन पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। सामाजिक समूहों ने उठाया है, लेकिन किसी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए। यह हमारे संविधान की असाधारण उपलब्धि है। कुछ लोगों ने कुछ जो हमारे प्रावधान है संविधान के उनके ऊपर सवाल उठाए थे, लेकिन जो बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल है उन्होंने हमारे संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इससे पहले हम ये जान मतलब हमारे संविधान जो बन गया 70 ईयर्स हो गए बने हुए, उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, उसका पालन करते हैं, नहीं पालन करता तो उसको सजा मिलती है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से जो लोगों ने जिन लोगों को संविधान बनाने के लिए चुना था वो बहुत समझदार थे। वो ऐसा संविधान बनाकर देकर गए हैं कि जिससे हर बंदा क्या है सेटिस्फाइड है। अगर कुछ नहीं होता मतलब कुछ ऐसा पैदा हो जाती प्रॉब्लम तो उसको भी हमारे देश के अंदर सही करने का प्रोसेस है। जी दुर्गा भाई देशमुख 1909 से लेके 1981 जन्म 1909 में पैदा हुई होंगी, 1981 में डेथ हुई होगी। जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ। एक और व्यक्ति था जो आंध्र प्रदेश थे, मतलब हमारी संविधान सभा के 2 बंदे आंध्र प्रदेश से हैं। मेरे ख्याल से लेडी थी वो, मतलब सरोजिनी नायडू जी। आंध्र प्रदेश वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता। जी दुर्गा भाई देशमुख क्या थी? महिला मुक्ति कार्यकर्ती, महिलाओं की मुक्ति के लिए काम करती थी, वकील थी और आंध्र प्रदेश सभा महिला सभा की संस्थापक थी। आंध्र प्रदेश में जो महिला सभा बनी थी उसको बनाने वाली थी और कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। सारे जो मेरे ख्याल संविधान सभा में सारे कांग्रेस के नेता ही थे। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बनी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बनी। आपको पता चल गया कौन कितने सदस्य थे सभा में, कब इसका चुनाव हुआ, कब पहली बैठक हुई, कब ये 2 हिस्सों में बटी संविधान सभा। और आज तक हमें कुछ भी हमारे संविधान पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया और ये सब हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आगे पढ़ते हैं। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। अगर हमारे देश के अंदर संविधान को चेंज करने के लिए कोई आवाज नहीं उठी, जहाँ उसकी वैधता पर नहीं सवाल उठाया गया, तो वो इसलिए कि जो व्यक्ति संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए चुने गए थे वो लोगों ने चुने थे और वो लोगों के प्रतिनिधि थे। तो उनको लोगों के बारे में, लोगों की सोच के बारे में पता था, इसलिए हमारे देश के लोग इसको मानते आ रहे हैं और किसी तरीके के इसमें वैधता पर, इसकी वैधता पर क्वेश्चन नहीं उठाई। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। जिस टाइम हमारा संविधान बना होगा, जिस टाइम हमारी संविधान सभा का चुनाव हुआ होगा, उस टाइम सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि वोट का अधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। मतलब उस टाइम वोट का अधिकार नहीं था, इसलिए जो संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से आमने सामने नहीं कर सकते थे। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। मतलब पहले वो जो हमारी 1935 में मेरे ख्याल से प्रांतीय असेंबलियों के इलेक्शन हुए थे, जो उनमें प्रांतीय असेंबलियों के जो सदस्य चुने गए थे, उन्हीं सदस्यों ने
संविधान बनाने वाले सदस्यों को चुना था। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था, क्योंकि प्रांतों, पूरा देश प्रांतों में बटा हुआ है, तो हर प्रांत की प्रांतीय असेंबली से मेंबर चुन के आए होंगे, तो हर एरिया का मेंबर आया होगा, तो उसको अपने अपने एरिया की नॉलेज होगी, लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा, तो इसलिए डिस्कशन में उन हर एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा गया होगा, इसलिए हमारे देश का संविधान इतना अच्छा बन पाया है। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। हमारी संविधान सभा में मैंने बार बार जितने भी हमने सदस्यों के बारे में पढ़ा है वो सारे कांग्रेस के थे। तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें प्रभुत्व किसका था, मतलब ज्यादा किसके, कौन से मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी के। वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे जो जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाए थे, राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे, और उन आंदोलनों की का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। आपको भी ये पता है, अभी आप तो 10th में पढ़ोगे, तो कांग्रेस के अंदर भी कोई ऐसे एक जैसे लोग नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे, अलग अलग विचारों और राजनीतिक समूह थे कांग्रेस के अंदर भी। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि कई बार कांग्रेस के जो लोग थे उनके बीच में ही कुछ कई मुद्दों पर सहमति नहीं हो पाती थी। तो कांग्रेस जो पार्टी है अब भी चल रही है, उसके अंदर बहुत सारे राजनीतिक समूह थे, अलग अलग विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। जो संविधान सभा बनी थी इसमें ज्यादातर मेंबर कांग्रेस के थे, और संविधान सभा में कुछ मेंबर ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। जो हमारी संविधान सभा में 299 लोग थे, उसमें हमारे सारी जातियों के लोगों को शामिल किया गया था। मतलब ऐसे लोग चुने गए थे ताकि हर जाति का व्यक्ति उसमें आ जाए, हर वर्ग का व्यक्ति आ जाए, हर समूह का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति आ जाए, और हर पेशे का व्यक्ति, पेशा तो समझते हो ना, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, और जितने भी हमारे देश में कमाई करने के लिए लोग काम करते हैं, उन सारे पेशों के लोग हमारी संविधान सभा में थे। सभी धर्मों के, सब वर्गों के, सब जातियों के, सभी सामाजिक समूह, राजनीतिक, आर्थिक, सारे तरीके के समूहों को इसमें शामिल किया गया था। फिर अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। या उस टाइम सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, लेकिन जो प्रांतीय असेंबलियों के मेंबर थे उन्होंने ही संविधान सभा के मेंबरों को चुना था। अगर उस टाइम भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार जिनके वोट का अधिकार होता, तब भी हमारी संविधान सभा का स्वरूप ऐसा ही होना था। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। जितने भी संविधान सभा के मेंबर चुनेंगे वो सारे शिक्षाविद थे, कोई वकील था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता था। और आपको पता है जो शिक्षाविद होते हैं, वकील होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। या एक प्लेयर भी हमने देखा, हमारी पहली हॉकी टीम का जो कप्तान थे वो भी इसमें है, और महिलाएं भी हैं जो महिलाओं के लिए लड़ती थी। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो कभी भी गलत सोच रख ही नहीं सकते। इसलिए जिस तरीके से इन सारे पढ़े लिखे लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता, और इन लोग इतने पढ़े लिखे और ज्ञानी लोगों के कारण ही हमारा जो संविधान है उसको पवित्रता और वैधता मिली।
वह संविधान को एक तरह की जिस तरीके से इन पढ़े लिखे और ज्ञानी लोगों ने संविधान बनाने के लिए काम किया, वह काम संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता प्रदान करते हैं। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। संविधान सभा के जो सदस्य हैं, उन्होंने जो काम किया वो प्लानिंग के व्यवस्थित होकर किया, ओपनली किया। ऐसे नहीं भी किसी कोई अगर डिस्कशन करनी है या कुछ करना उसके लिए डरे, ओपनली किया उन्होंने, प्लान्ड किया, ओपनली किया, सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। उतनी देर कोई विचार शामिल नहीं किया गया वो जिसके ऊपर सर्वसम्मति नहीं बनी। प्लानिंग करी गई, ओपनली डिस्कशंस हुई और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। और हर जो भी चीज इसमें शामिल की गई है हमारे संविधान में, उसमें सबकी सहमति बनाई गई। जितने भी मेंबर इसमें शामिल थे संविधान सभा में, संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। जब हमारी संविधान सभा ने काम करना शुरू किया था, जैसे कोई भी थोड़े से लोगों का ग्रुप होता है, वो क्या करता है, जब काम करने लगता है तो कुछ रूल्स बना लेता है। ऐसे ही हमारी संविधान सभा के 299 जो लोग थे, उन्होंने अपने कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए थे और उन पर सबकी सहमति बनाई थी, जो भी उन्होंने रखे थे सिद्धांत या रूल्स। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। फिर क्या हुआ, पहले तो मतलब सारे लोग चुने भी गए। चुनने के बाद फिर इसके क्या बनाए गए, कुछ बुनियादी सिद्धांत, मतलब कुछ रूल्स बनाए गए। इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा जब डिस्कशन होगी, जो भी काम संविधान सभा का होगा, और उन रूल्स पे जहाँ बुनियादी सिद्धांतों पर सारे सहमत थे 299 लोग। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया, मतलब उसका डुप्लीकेट या उसकी कॉपी बनाई। तो पहले संविधान का कच्चा खरड़ा तैयार किया गया जिसको प्रारूप कहते हैं। फिर वो बनने के बाद, प्रारूप बनने के बाद संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई बार संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा, जो संविधान अभी मतलब कच्चा संविधान बनाया गया जिसको प्रारूप संविधान कहते थे, उसकी एक धारा पर कई बार चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुए। पहले प्रारूप तैयार कर लिया, फिर उसके एक धारा पर चर्चा की गई। फिर चर्चा करते हुए उसके अंदर जो भी प्रारूप था 2000 संशोधन यानी कि 2000 चेंजेस करने पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में 1946 से लेके और नवंबर 1949 तक ये बन गया था, तो ये 114 दिन को टाइम, 3 वर्षों में 3 साल लग गए हमारे संविधान को। मतलब पहले 20-22 साल जब तक वो स्वतंत्रता दिवस वो चल रहा था, संग्राम चल रहा था, हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो उस टाइम हमने पॉइंट्स नोट कर लिए थे, इकट्ठे कर लिए थे, क्या क्या हम संविधान में डालेंगे। जब सभा बन गई, बैठकें होने लगी, तो सबसे पहले रूल्स बने के सारे मेंबर कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, जो BR अम्बेडकर हैं, वो प्रारूप कमेटी के सदस्य बने। उन्होंने पहले इसका एक कच्चा रूप यानी कि हमारे संविधान का प्रारूप बनाया, फिर उसकी जितनी धाराएं थी उस पर चर्चा हुई। और जो 3 साल में जो 114 दिन चर्चा हुई, उसमें 2000 मतलब जो हमने कच्चा संविधान बनाया था उसमें 2000 चेंजेस करने का इन्होंने निश्चय लिया और सारे उसमें सहमत थे। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया। ऐसा नहीं था कि वैसे ही बहस होती थी,
जैसे हम कहते हैं कि जब कोई देश के लोग अपने लिए संविधान बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, तो आजकल बड़े संविधान है, तो ये होता है कि कोई उनमें से कुछ लोग उसको उस बात को मानने से मना ना कर दे, तो इसलिए हमारा संविधान लिखा जाता है। ऐसे ही जब हमारे देश का संविधान बना था, जो इसकी सभा के मेंबरों के बीच में चर्चा वगैरह होती थी, उस चर्चा को रिकॉर्ड किया जाता था। इसलिए किया जाता था कि कहीं कोई व्यक्ति बाद में जो पहले बातें कह रहा वो दोबारा उसमें उससे चेंज ना हो जाए। तो संविधान सभा के 3 साल में 114 दिन जो चर्चा हुई और सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया है। 299 जो सदस्य थे, उन्होंने जो भी प्रस्ताव पेश किए और जो उन्होंने एक एक शब्द बोला और जो एक एक बात कही, उसकी सारी चीजों की रिकॉर्डिंग की गई थी। ताकि ऐसा होता है कि कई व्यक्ति होते हैं ना, पहले कुछ कहते हैं और बाद में कुछ कहते हैं, तो कोई बदल ना जाए। और अगर ऐसा होता भी, बार बार लोग बदलते, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा संविधान बनाना मुश्किल हो जाता। और संभाला गया, रिकॉर्डिंग भी करी गई, ऐसे नहीं रिकॉर्डिंग करके इधर उधर फेंक दिया गया, उस रिकॉर्डिंग को संभाला भी गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। जो भी हमारी संविधान सभा जो 299 लोगों की बनी थी, उन लोगों ने जो भी बहसें करी, कुछ भी कहा, वो रिकॉर्ड किया गया, ऑडियो रिकॉर्ड किए गए उसके। और फिर इन जो ऑडियो रिकॉर्ड हुए थे, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया। जो लोगों ने हमारा संविधान बनाने के लिए जो बहस की गई थी, उसको 12 खंडों में लोगों में वो कर दिया होगा, भी लोग भी सुन सके इसको। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। अगर आज किसी व्यक्ति को कुछ गलत लगता है, तो वो व्यक्ति उन रिकॉर्ड्स को सुन सकता है कि अगर कोई प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, तो उसके पीछे उसको हमारे संविधान में शामिल करने की उन लोगों की 299 लोगों की क्या सोच थी। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का प्रयोग होता है। संविधान की अगर व्याख्या करनी हो, व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। मतलब जो ये रिकॉर्ड्स हैं, ऑडियो रिकॉर्ड किए गए हैं, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो इन रिकॉर्ड्स को सुन सकता है। और संविधान सभा की व्याख्या के लिए भी जो ये बहस है, इसके दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है। बहस वो रिकॉर्डिंग में ही है। आगे पढ़ते हैं हम। दुर्गा जी, ये तो आपने कर लिया। ये हम कल पढ़ेंगे।